स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल में। आज हम लोग इस क्लास में काफ़ी महत्वपूर्ण चैप्टर जिसका नाम है वेक्टर। वेक्टर को हिंदी में सदिश कहते हैं। इसके बारे में काफ़ी अच्छे ढंग से हम लोग स्टडी करने वाले हैं, इसलिए पूरे क्लास में मेरे साथ बने रहिएगा, क्योंकि एक एक पॉइंट पे हम चर्चा करेंगे और हर तरीके से कंसेप्ट क्लियर करके क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका सिखाएंगे। आपको एक बात बताना चाहते हैं कि अगर आप मेरे लाइव क्लास को ज्वाइन करना चाहते हैं तो इस नंबर पे व्हाट्सअप करेंगे तो सारी जानकारी आपको हम दे देंगे। तो बिना किसी देरी के आप मेरे लाइव क्लास को ज्वाइन करें और फिर सब कुछ अच्छा से जानकर क्लास को करें। यहाँ देखिए, सबसे पहले हम आपको छोटे छोटे डेफिनेशन को बताएंगे, उसके बाद क्वेश्चंस कराएंगे। यहाँ देखिए, सबसे पहला बात है कि फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है। फिजिकल क्वांटिटी फिजिकल क्वांटिटी को हिंदी में कहा जाता है भौतिक राशियां। क्या कहा जाता है? भौतिक राशियां, भौतिक राशि। क्लियर? यहां देखिए, दुनिया में कोई भी क्वांटिटी हो जिसको आप मेजर कर सकते हैं उसे फिजिकल क्वांटिटी कहा जाता है। फिजिक्स में आप लोग वेक्टर को काफ़ी अच्छे ढंग से पढ़े होंगे। यहाँ देखिए, लिखेंगे अ क्वांटिटी व्हिच कैन बी मेजर्ड, which can be measured is called a physical quantity। इसका हिंदी हुआ, लिखेंगे हिंदी में इसको, वैसी राशि जिसे मापा जा सकता है उसे भौतिक राशि कहा जाता है। उसे भौतिक राशि कहते हैं। अच्छा, एग्जाम्पल क्या हो सकता है? यहाँ देखिए, एग्जाम्पल क्या है। एग्जाम्पल में हम ले सकते हैं जैसे मास। मास का मतलब क्या होता है? द्रव्यमान। लेंथ का मतलब क्या होता है? लंबाई। टाइम का मतलब क्या होता है? समय। एरिया, स्पीड, ये सब क्या है? फिजिकल क्वांटिटी है। मास का हिंदी क्या होता है? द्रव्यमान होता है। लेंथ मतलब लंबाई है ना। टाइम का मतलब समय और स्पीड का मतलब चाल। ऐसे ऐसे बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटीज हैं। ये सभी क्वांटिटी जो हैं इन्हें हम लोग मेजर कर सकते हैं। तो वही बात बताए हैं कि अ क्वांटिटी व्हिच कैन बी मेजर्ड, वैसी राशि जिसे हम माप सकते हैं, इज कॉल्ड अ फिजिकल क्वांटिटी, उसे हम लोग भौतिक राशि कहते हैं। हिंदी हुआ, वैसी राशि जिसे मापा जा सकता है उसे भौतिक राशि कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे द्रव्यमान जिसे मास कहेंगे, लेंथ मीन्स लंबाई, टाइम मीन्स समय और स्पीड मीन्स चाल। तो ऐसे बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटी हैं। अब हम लोग फिजिकल क्वांटिटी को दो पार्ट में डिवाइड किए हैं जनरली, स्केलर्स एंड वेक्टर्स। देखते हैं वो क्या है, उसको समझ के कंसेप्ट को और क्लियर करते हैं। चलिए, यहाँ पे हम लोग समझेंगे पहला स्केलर। स्केलर सिर्फ स्केलर कहिए तब, या
स्केलर क्वांटिटी कहिए तो इसका वास्तविक हिंदी क्या होगा? अदिश राशि। मतलब वास्तव में हिंदी क्या होगा? अदिश राशि। चलिए इसको हम लोग डिफाइन करते हैं कि इसका डेफिनेशन क्या होता है। ठीक है, चलिए देखिए लिखेंगे यहाँ पे अ फिजिकल क्वांटिटी that has magnitude only is known as a scalar। इसका मतलब क्या हुआ? इसका हिंदी लिखेंगे समझ में आ जाएगा। हिंदी लिखना चाहेंगे हम कि वैसी भौतिक राशि, डेफिनेशन है थोड़ा समय लगेगा, वैसी भौतिक राशि या राशियां भी कह सकते हैं जिसमें सिर्फ परिमाण, इसमें सिर्फ परिमाण मैग्नीट्यूड परिमाण होता है, उसे अदिश राशि कहते हैं। अदिश राशि कहते हैं। इसका हिंदी हुआ वैसी भौतिक राशि जिसमें सिर्फ परिमाण होता है उसे अदिश राशि कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल ले सकते हैं हम लोग, जैसे मान के चलिए हमने लिया मास, द्रव्यमान के पास दिशा थोड़े है, टाइम ले लिया हमने, इसके पास दिशा नहीं है, स्पीड ले लिया हमने, इसमें दिशा नहीं होता है, डिस्टेंस माने दूरी, इसमें दिशा नहीं होता है, द्रव्यमान मतलब मास, समय टाइम, चाल का मतलब स्पीड, दूरी, ये सब क्या है? अदिश राशियाँ, इसमें दिशा नहीं होती हैं। तो सिंपल यहाँ लिख देंगे एक्सेट्रा ETC। बहुत सारे स्केलर क्वांटिटी आपके सामने मिल सकते हैं। तो स्केलर का बात आप समझ गए। अब यहाँ से हम लोग क्या करने वाले हैं? वेक्टर का डेफिनेशन पढ़ेंगे और वेक्टर पे चर्चा करना शुरू करेंगे। आइए वेक्टर के बारे में जानते हैं हम लोग अच्छा से। वेक्टर्स देखिए यहाँ पे लिखेंगे वेक्टर्स, सबसे बड़ा चीज़ जो पूरा चैप्टर को पढ़ना है वेक्टर के साथ में। वेक्टर्स का मतलब होता है सदिश। क्लियर? चलिए यहाँ देखिए इसका डेफिनेशन क्या होता है वेक्टर का। लिखेंगे अ फिजिकल क्वांटिटी, देखिए अ फिजिकल क्वांटिटी that has both magnitude and direction, is called वेक्टर्स। मतलब हुआ अ फिजिकल क्वांटिटी that has both magnitude and direction is called vectors। वेक्टर का एक जनरल डिफिनेशन है ये, इसके अलावा और भी हो सकता है जो मैंने कहने मतलब कि एक और डिफिनेशन लिखाएंगे हम जो काफ़ी बेहतर होगा इससे। इसमें कुछ चीज़ें छूट रहा है लेकिन फिर भी ये डिफिनेशन सही है 100%। इसका पहले हिंदी लिखते हैं हम कि वैसी भौतिक राशि जिसमें परिमाण एवं
परिमाण एवं दिशा दोनों होता है। उसे सदिश कहते हैं, सदिश कहा जाता है। क्लियर। चलिए एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम लोग देखा जाए एग्जाम्पल, तो एग्जाम्पल में देखिए क्या आएगा। फोर्स, फोर्स मतलब होता है बल। फोर्स कहते ही पता चलता है कि उसमें कितना का फोर्स लग रहा है, कितना मैग्नीट्यूड है और किस दिशा में लग रहा है। वेलोसिटी, वेलोसिटी स्पीड तो आप जानते हैं, लेकिन वेलोसिटी में क्या होता है, डायरेक्शन फिक्स रहता है, किस डायरेक्शन में जा रहा है। एक्सेलरेशन, त्वरण जिसको कहते हैं, एक्सेलरेशन त्वरण, एंड मोमेंटम ये भी होता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं हम लोगों का वेक्टर के ग्रुप में आता है। अब एक डिफिनेशन और बताना चाहेंगे आपको, जो वेक्टर के डिफिनेशन को, मैंने वेक्टर के लिए काफ़ी अच्छा डिफिनेशन होगा, उसको भी समझ लीजिए, नहीं तो बोलिएगा सर ये अधूरा डिफिनेशन हो गया। चलिए वेक्टर को हम लोग इस ढंग से भी डिफाइन कर सकते हैं। कैसे, तो लिखेंगे अ फिजिकल क्वांटिटी, a physical quantity that has both magnitude and direction and also obeys the triangle law of vector addition is called vectors। मतलब यहाँ कहा जा रहा है कि अ फिजिकल क्वांटिटी एक ऐसी भौतिक राशि दैट हैज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, जिसके पास दिशा और परिमाण दोनों हो, एंड ऑल्सो ओबे द ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, और जो त्रिभुज के मतलब सदिश के त्रिभुज योग के त्रिभुज नियम को, जो सदिश के योग के त्रिभुज नियम को का पालन करता है, उसे क्या बोलते हैं, वेक्टर कहते हैं। यहाँ से हम लोग अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेक्टर मतलब क्या हुआ। देखिए रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेक्टर, हिंदी हुआ सदिश का, वेक्टर्स लिख दीजिए यहाँ पे, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स सदिशों का निरूपण। क्लियर। देखिए अब कैसे हम लोग इसको रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ पे क्या है कि एक लाइन है, ठीक है, यहाँ पे एक लाइन लेते हैं, इसमें क्या है, एक दिशा है, ठीक है ना, ये क्या है, दिशा है, समझ रहे हैं ना बात। तो एक दिशा है, पता है किस तरह से जा रहा है ये, इसलिए इसको बोलते हैं हम लोग डायरेक्टेड लाइन। क्या बोलते हैं, डायरेक्टेड लाइन। तो इस लाइन को देखकर पता चलता है क्या कि इसका दिशा किधर है, डायरेक्शन किधर है, बट ये पता नहीं चलता है कि इसका मैग्नीट्यूड कितना है। अब क्या करेंगे हम, इसी लाइन में से, इसी में से एक तो डायरेक्शन हो गया, ये दो पार्ट मैंने दो पॉइंट को दो पॉइंट पे कट कर लेंगे। तो एक मिल गया आपका ए, यह मिल गया आपका बी। अब क्या हो गया, अब इसको बोलेंगे हम लोग डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट, डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट। सेगमेंट का मतलब क्या होता है, डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ डिस्ट, इसका मतलब हुआ रेखाखंड।
तो डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट का मतलब क्या होगा? दिष्ट रेखाखंड। क्या हिंदी होगा इसका? दिष्ट रेखाखंड। तो देखिए दिष्ट रेखाखंड, रेखाखंड तो मतलब हुआ कि वेक्टर को हम लोग एक डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। समझ रहे ना? ये बता रहा है कि इसका मैग्नीट्यूड देखिए ए से बी के बीच का जितना डिस्टेंस होगा वही क्या कहलाएगा? इसका आपका मैग्नीट्यूड कहलाएगा। और डायरेक्शन बता रहा है क्या कि ए से बी की ओर जा रहा है। तो समझ रहे हैं बात को? तो इसी बात को हम लिखेंगे लैंग्वेज में। यहाँ पे देखिए कैसे लिखेंगे कि ए वेक्टर इज represented by a directed line segment, directed line segment. It is denoted बाई क्या चीज? बाई ए बी। रिटर्न एज भी लिख सकते हैं। बोलिएगा सर हमेशा ए बी से लिखेंगे क्या? नहीं, यहाँ सी रहेगा, यहाँ डी रहेगा, तो क्या करेंगे उस पर एरो लगा देंगे, सी डी पर एरो लगा देंगे ऐसे। कब? जब क्या रहेगा यहाँ पे सी और यहाँ पे डी रहेगा तब। समझ रहे ना? तो सी डी पर एरो लगा देंगे। कैसे? ऐसे। क्लियर? तो जनरली क्या करते हैं उस पर हम लोग आराम से एरो लगा देते हैं। क्लियर? बात समझ में आ गया? तो क्या समझ में आया कि एक वेक्टर को हम लोग दिष्ट रेखाखंड द्वारा हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। समझ रहे ना? डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। ऐसा नहीं है कि आप जब रिप्रेजेंट करना हो तो टेढ़ा मेढ़ा कोई लाइन लाए ऐसे ये वेक्टर को बता रहा है, ऐसा नहीं हो सकता है। ठीक है ना? चलिए तो अब यहाँ से हम लोग और बात कुछ समझते हैं कि मैग्नीट्यूड क्या होता है। आगे इसी में लिखेंगे, इसको मिटाते हैं हम। क्या था यहाँ पे जो सिचुएशन था वैसे था कि यहाँ पे ए था, यहाँ पे बी था, और ये क्या है? वेक्टर ए बी है। आगे स्टार देके लिखेंगे हम लोग, आगे बढ़ाएंगे। लिखेंगे लेंथ ऑफ डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट, लेंथ ऑफ डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट is called the magnitude of वेक्टर ए बी। इसका हिंदी समझ लीजिए, हर चीज़ का हिंदी लिखना जरूरी थोड़े है। लेंथ ऑफ डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट, दिष्ट रेखाखंड के लंबाई को क्या कहते हैं? वेक्टर ए बी का मैग्नीट्यूड कहते हैं। समझ रहे ना? लिखेंगे इट इज रिटेन एज, इस प्रकार लिखते हैं ए बी का, वेक्टर ए बी का मॉड ऐसे। ठीक है ना? और ये किसके बराबर लेते हैं हम लोग? ए बी के बराबर लेते हैं। मतलब जो पार्ट निकलेगा उस पर वेक्टर नहीं लगा होगा। समझ रहे ना? इसका हिंदी समझे तो क्या समझ सकते हैं? देखिए लिखेंगे दिष्ट रेखा खंड के लंबाई को सदिश का, कौन सदिश का? जो सदिश क्या है, जो वेक्टर क्या है, उस लाइन सेगमेंट द्वारा दिष्ट रेखाखंड द्वारा निरूपित किया जा रहा है। सदिश का परिमाण कहा जाता है, परिमाण कहा जाता है ना? क्लियर? इसे इस प्रकार से लिखते हैं। क्लियर? अब सुनिए बात को बढ़िया से। अब देखिए वेक्टर को मतलब जनरली लिखेंगे ऐसे हम लोग। कैसे? ए वेक्टर इज ऑल्सो रिटन एज, कैसे लिखते हैं हम लोग?
ए पर तीर तीर दे देंगे, बी पर तीर, सी पर तीर, ऐसे डिनोट करेंगे, ठीक है ना। एक बात और समझने वाली है कि यहाँ देखिए, यहाँ पे अगर हम लोग ए बी, ये वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है ना, डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट है, तो ये जो पॉइंट है ना ऐसे, इसको बोलते हैं क्या, इनिशियल पॉइंट। क्या बोलेंगे, इनिशियल पॉइंट, इनिशियल पॉइंट बोलेंगे, ठीक है। मतलब प्रारंभिक बिंदु, हिंदी क्या हुआ, प्रारंभिक बिंदु। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इसको बोलते हैं हम लोग टर्मिनल पॉइंट। क्या बोलते हैं, टर्मिनल पॉइंट बोलेंगे, क्लियर। चलिए, टर्मिनल पॉइंट या घूर्णित बिंदु। अच्छा, अगर हम लोग ऐसे लिखते हैं एरो के द्वारा किसी वेक्टर को, ठीक है ना, तो ये जो होता है, ये पॉइंट एरो का, ये कहलाता है टेल। क्या कहलाता है, टेल कहलाता है। और ये क्या कहलाता है आपका, हेड, क्लियर है। एरो के आगे वाले पार्ट को हेड और पीछे वाले पार्ट को टेल कहते हैं। सिर पूंछ, ये तो बात जानते हैं आप लोग। हाँ देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन कह रहे हैं यहाँ पे रिप्रेजेंट ग्राफिकली और डिस्प्लेसमेंट ऑफ 50 किलोमीटर एंड 60 डिग्री वेस्ट ऑफ नॉर्थ। मतलब रिप्रेजेंट का मतलब क्या, निरूपित कीजिए ग्राफिकली, ग्राफीय विधि से। डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या, विस्थापन। कोई आदमी है जो 50 किलोमीटर चल दिया है और 60 डिग्री का कोण बना रहा है, कैसे, वेस्ट ऑफ नॉर्थ, है ना। वेस्ट ऑफ नॉर्थ का क्या, उल्टा पढ़ते हैं, उत्तर से पश्चिम की ओर, उत्तर से पश्चिम की ओर एंगल बनाते हुए वो जा रहा है। कैसे दर्शाएंगे, देखिए सबसे पहला बात यह है कि आपको एक बात समझना पड़ेगा कि ये देखिए, आपको पता है ना डायरेक्शन कैसे हम लोग निरूपित करते हैं। इधर होता है ईस्ट, क्या होता है, ईस्ट होता है पूरब। इधर क्या होता है, वेस्ट, पश्चिम। ऊपर लेते हैं नॉर्थ, नीचे क्या होता है, वेस्ट, सॉरी साउथ, क्लियर। बात समझ गए ना। ये मान लीजिए ओरिजिन है, तो अब इधर जाएगा तो कहेंगे ईस्ट में जा रहा है, इधर वेस्ट में, इधर नॉर्थ में, इधर क्या होगा आपका साउथ में जा रहा है। अब सवाल जो, ये बात तो डायरेक्शन हो गया, डायरेक्शन का जो डायरेक्शन सेंस जो पढ़े होंगे आप लोग जानते होंगे बचपन से, वो हो गया। अब क्वेश्चन का सोल्यूशन कैसे करेंगे, ग्राफिकली बात जब क्वेश्चन सोल्व करते हैं तो भाषा नहीं होता है उसमें। सीखिए यहाँ पे, यहाँ लिखेंगे सोल्यूशन। तो एक तो बात पता है, कंफर्म कीजिए, नॉर्थ है, ईस्ट की चर्चा हुई है, ये वेस्ट तो होना ही है और ये साउथ हो जाएगा। बात है कि 50 किलोमीटर जा रहा है, कैसे, उल्टा पढ़ते हैं। वेस्ट देखिए, वेस्ट टू नॉर्थ थोड़े कह रहा है, वेस्ट टू नॉर्थ कहता तो क्या करते हैं, ऐसे जाता, इधर से इधर जाता। इधर कह रहा है कि वेस्ट ऑफ नॉर्थ, उत्तर से पश्चिम, उत्तर से पश्चिम, मतलब ऐसे जा रहा है। तो यहाँ पे सबसे पहले 60 का जो एंगल होगा, एक लाइन खींचेंगे यहाँ पे, ठीक है। 60 का यहाँ पे क्या है, एंगल बना देंगे। एंगल यहाँ भी बन सकता था, यहाँ भी बन सकता था, लेकिन कह रहा है क्या, जो आदमी है वो उत्तर से पश्चिम जा रहा है, मतलब ऐसे एंगल बनाते हुए जा रहा है, ऐसे एंगल बनाते हुए जा रहा है। और डिस्टेंस कितना तय किया है, तो 50 किलोमीटर। ये हो गया आपका ग्राफ। ओ से यहाँ पे पी लिख दीजिए, क्लियर। बात समझ गए ना बढ़िया से, अब कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे हम लोग ग्राफ खींच सकते हैं, राइट। एक और देते हैं ग्राफ, आप खींचिएगा अपने कॉपी पर। डिस्प्लेसमेंट जो है ना, ऐसे लिखते हैं, डिस्प्लेसमेंट मतलब विस्थापन, ऐसे लिखेंगे हम लोग 30 डिग्री। पहला 30 डिग्री क्या, ईस्ट ऑफ नॉर्थ, ईस्ट ऑफ नॉर्थ, उत्तर से पूरब की ओर गया है ना। 30 डिग्री एंड एक और चीज़ लिखना पड़ेगा यहाँ पे, 30 डिग्री और 15 किलोमीटर, क्योंकि ये दिशा भी होना चाहिए और परिमाण भी होना चाहिए। ईस्ट ऑफ नॉर्थ, ये आपको रिप्रेजेंट करना है ग्राफ में, कैसे आप बनाते हैं, राइट। बात समझ गए ना बढ़िया से। अब देखिए आगे चलते हैं, अगले टॉपिक को क्लियर करते हैं कि क्या है अगला टॉपिक। यहाँ से लिखेंगे हम लोग टाइप्स ऑफ वेक्टर्स,
टाइप्स ऑफ वेक्टर, सदिश के प्रकार। हिंदी क्या हो गया? सदिश के प्रकार, राइट। तो पहला जो है ना उसको लिखेंगे हम लोग यहाँ पे, कौन वेक्टर? तो यूनिट वेक्टर। कौन सा वेक्टर लिखेंगे? यूनिट वेक्टर लिखेंगे, इकाई सदिश। देखिए कैसे परिभाषित किया जाता है, इसे लिखेंगे यहाँ पे, ए वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 1 इज कॉल्ड अ यूनिट वेक्टर। इसका हिंदी लिखेंगे हम लोग, वैसा सदिश जिसका परिमाण क्या होता है? 1 के बराबर होता है, उसे इकाई सदिश कहते हैं। इकाई सदिश कहते हैं, राइट। चलिए यहाँ पे समझिए क्या बात कर रहे हैं। कह रहे हैं कि ए क्या है? एक वेक्टर है। क्या है? वेक्टर है। तो इसके यूनिट वेक्टर को, यूनिट वेक्टर ऑफ ए के इकाई सदिश को कैसे लिखते हैं हम लोग? लिखते हैं ए कैप से। क्या पढ़ते हैं? ए कैप। और ए कैप बराबर होता है वेक्टर ए बाई वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड। इस पे सवाल हम लोग करेंगे बाद में, पहले बेसिक कंसेप्ट समझिए। आपको पता है ना कि जब भी हम पढ़ाते हैं तो पहले बेसिक चीज़ें क्लियर करते हैं, उसके बाद हम बाद में सब कुछ समझाते हैं, क्वेश्चन बनाना सिखाते हैं। तो पहले बेसिक चीज़ें क्लियर कीजिए, तब बाद में बात बनेगी। चलिए दूसरे पर क्या है, दूसरा समझते हैं। दूसरा आया जीरो वेक्टर। दूसरा क्या है? दूसरा जीरो वेक्टर कहें या नल वेक्टर, हिंदी लिखिएगा शून्य सदिश, है ना। शून्य सदिश क्या है समझते हैं उसको, है ना। हिंदी कभी कभी सुन भी लिया कीजिए, जब भी बैठिए पढ़ने कॉपी कलम लेकर बैठा कीजिए। देखिए लिखेंगे यहाँ पे ऐसे, ए वेक्टर है ना हुज मैग्नीट्यूड इज 0 इज कॉल्ड अ जीरो वेक्टर, कॉल्ड अ जीरो वेक्टर। क्लियर? इट इज डिनोटेड बाय जीरो वेक्टर। इस प्रकार से देखिए, अब सवाल यह है कि कह रहे क्या कि ए वेक्टर, हिंदी समझिए, ए वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज 0, वैसा सदिश जिसका परिमाण 0 हो, शून्य हो, इज कॉल्ड अ जीरो वेक्टर। उसे क्या कहते हैं? शून्य सदिश कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शून्य सदिश कहा जाता है। इट इज डिनोटेड बाय 0, इसे 0 से सूचित किया जाता है, जीरो वेक्टर सूचित किया जाता है। अब सुनिए यहाँ पे वास्तव में मैग्नीट्यूड 0 कब होगा? जब, देखिए मैग्नीट्यूड का मतलब क्या है कि मान लीजिए वेक्टर दिया है ए से बी तक, क्लियर। तो ए, तो यहाँ से यहाँ जितना डिस्टेंस होता है, ये डिस्टेंस से कहलाता है मैग्नीट्यूड। अब ऐसा हो कि देखिए क्या हो जाए कि हम कहीं नहीं जाएं, इसी पॉइंट पर रहें, ए पॉइंट है और यहीं पर रहें हम,
तो कहीं नहीं गए तो मतलब लेंथ क्या हो गया यहाँ पे, लेंथ माने जो मेजरमेंट कर रहे हैं, डिस्टेंस नाप रहे हैं, वो तो कुछ नहीं मिल रहा है हमको, ना बढ़ रहा है ना घट रहा है, सिर्फ उसी पॉइंट पर रहे हैं, मतलब जीरो कह सकते हैं हम लोग यहाँ पे। तो यहाँ पे लेंथ देखिए, लेंथ का मतलब क्या, हमेशा पॉजिटिव क्वांटिटी होता है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर लिखें कि ए तो ए वेक्टर का मतलब क्या, एक ही पॉइंट की बात हो रही है। तो यहाँ पर ए का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, सॉरी ए का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, बोलिए, ए का मैग्नीट्यूड हो जाएगा 0। ए बी ये सब क्या कहलाएगा, जीरो वेक्टर कहलाएगा। समझ रहे हैं बात को बढ़िया से, अभी भी कोई दिक्कत है, बात समझ रहे ना। तो ये सब क्या कहलाएगा, ये सब जीरो वेक्टर है, इसको हम लिख सकते हैं जीरो वेक्टर। यहाँ से हम लोग अगला टाइप देखते हैं, नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर, या नेगेटिव वेक्टर भी कहा जा सकता है, नेगेटिव वेक्टर भी कहा जा सकता है। यहाँ कहने में कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए, बस थोड़ा सा एक सेकंड रुकिए। चलिए, नेगेटिव वेक्टर, राइट, हिंदी होता है ऋणात्मक सदिश। चलिए इसको हम डिफाइन करते हैं। यहाँ पे क्या होता है, ऋणात्मक सदिश होता है। हिंदी सुनकर भी लिख सकते हैं आप, ऐसा नहीं कि आपको नहीं आएगा लिखने, अच्छे विद्यार्थी हैं ना आप। चलिए यहाँ लिखेंगे, इफ ए इज अ गिवन वेक्टर, ए क्या है, गिवन वेक्टर है, देन नेगेटिव ऑफ वेक्टर ए इज डिनोटेड बाय कैसे, तो नेगेटिव ऑफ वेक्टर इज डिनोटेड बाय माइनस ए वेक्टर, हो गया ना, माइनस ए वेक्टर, एंड क्या, हैविंग सेम मैग्नीट्यूड, हिंदी बताएंगे बुआ, मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट डायरेक्शन। बस देखिए क्या कर रहे हैं, बस इससे लिखाने वाली बातें नहीं है, मैंने हिंदी में समझने वाली बात है। कह रहे क्या कि इफ़ ए इज़ अ गिवन वेक्टर, ए क्या है, गिवन वेक्टर है, दिया गया सदिश है, देन तब नेगेटिव ऑफ वेक्टर ए का नेगेटिव जो होता है उसको हम डिनोटेड बाई ऐसे माइनस ए से डिनोट करेंगे। इसके पास क्या होगा, सेम मैग्नीट्यूड, इसके बराबर ही मैग्नीट्यूड होगा, बट डायरेक्शन क्या होगा, अपोजिट होगा। मतलब यहाँ पे सिंपल सा बात समझिए, यहाँ पे क्या है, ए, यहाँ पे बी है, ठीक है, यहाँ पे इसे कर लेते हैं, ठीक है, मतलब क्लियर। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे इसको वेक्टर ए लिखे हैं, तो इफ ए बी वेक्टर का मान कितना है, ए है, ठीक है, ए वेक्टर है, ठीक है ना। तो क्या होगा कि इसी के लेंथ के बराबर, बस डायरेक्शन क्या होगा, अपोजिट होगा, डायरेक्शन क्या हो गया, अपोजिट हो गया यहाँ पे, क्लियर। तो यहाँ पे डायरेक्शन क्या हो गया, अपोजिट हो गया, तो ये हो जाएगा आपका बी, ये क्या हो जाएगा आपका ए, यहाँ पे ए हो जाएगा ये, क्लियर। तो यहाँ पे बी ए, देख रहे हैं ना, उल्टा कर दिया, बी से ए कर दिया आप, तो बी ए बराबर क्या होगा, माइनस वेक्टर ए हो जाएगा, समझ रहे ना। ए से बी था, बी से ए हो गया, जैसे डायरेक्शन बदला तो लेंथ यहाँ पे क्या है, दोनों का लेंथ सेम है तो मैग्नीट्यूड सेम हो जाएगा, बट यहाँ पे क्या है, डायरेक्शन क्या हो गया आपका, अपोजिट है, इसलिए माइनस लग गया। तो माइनस बात क्या बता रहा है, नेगेटिव बता रहा है आपको, डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। नेगेटिव होना डायरेक्शन को अपोजिट होने के बात को इंडिकेट करता है, समझ गए ना, कोई दिक्कत, क्लियर हो गया। चलते हैं आगे, छोटा छोटा टाइप सेट वेक्टर का डेफिनेशन है, समझ लीजिए, फिर बहुत सारे पार्ट है ना, ऐसा थोड़ा कि एक ही पार्ट में सब पढ़ना है, बहुत सारी चीज़ें क्लास होंगी, बहुत सारे बातें होंगी, सब कुछ होगा। चलिए नेक्स्ट हम लिखते हैं कुलीनियर
वेक्टर, अगर एक शब्द में कहा जाए इसे तो पैरेलल वेक्टर का भी यही कंडीशन होता है। पैरेलल वेक्टर भी इसे हम लोग समझ सकते हैं, बस थोड़ा सा डिफरेंस होता है लीनियर वेक्टर में और पैरेलल वेक्टर में, बट समझ सकते हैं ये चीज़, ठीक है ना। देखेंगे टू वेक्टर्स आर, टू वेक्टर्स, कौन से वेक्टर नाम लिख लीजिए, टू वेक्टर्स ए एंड बी आर, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर said to be collinear। दो सदिश ए और बी को said to be collinear, collinear कहा जाता है, संरेख कहा जाता है if they lies on सेम लाइन, अगर एक ही रेखा पर रहता है तो हम लोग क्या कहेंगे, उससे कोलिनियर वेक्टर कहेंगे। लाइज ऑन सेम लाइन, एक ही रेखा पर आएगा तो मतलब साफ स्पष्ट है कि अगर मान लीजिए कि यहाँ पे यह ए है और यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या है, यह बी है, तो एक ही लाइन पे है कि नहीं है, तो आपका कोलिनियर हो जाएगा, फर्स्ट बात। अच्छा, दूसरी बात समझिए, इफ ए इज पैरेलल टू बी, यदि ए क्या है वेक्टर बी के पैरेलल है, देन तब क्या हो जाएगा कंडीशन, ए वेक्टर बराबर क्या होगा, लैम्डा वेक्टर बी हो जाएगा। बात याद रखिएगा, बहुत बार पूछता है कि पैरेलल का कंडीशन है तो उस केस में क्या होता है, ऐसे ए बराबर लैम्डा बी हो जाता है, राइट। चलिए अब नेक्स्ट समझते हैं अगला टाइप क्या है। अगला टाइप है क्या है, तो को इनिशियल सहपूंछ सदिश होता है वेक्टर्स, क्या होता है, सहपूंछ सदिश, है ना। इसका हिंदी सुन लिया आप, अब इसका डेफिनेशन समझिए। टू और मोर vectors having two or more vector having the same initial point are called co-initial vectors। समझिए, कह रहे कि टू और मोर वेक्टर्स हैविंग द सेम इनिशियल पॉइंट आर कॉल्ड को-इनिशियल वेक्टर्स। मतलब देखिए क्या कर रहे हैं, मतलब कि एक वेक्टर मान लीजिए ये है, इसका क्या है यहाँ पे इनिशियल पॉइंट है, दूसरा वेक्टर बी है, इसका भी इनिशियल पॉइंट सेम हो गया, तीसरा वेक्टर सी है, इसका भी इनिशियल पॉइंट सेम है, चौथा वेक्टर डी है, इसका भी इनिशियल पॉइंट है, पांचवा वेक्टर क्या है, ई है, इसका भी इनिशियल वेक्टर। तो मतलब क्या है कि जितने सारे वेक्टर्स आपको दिख रहे हैं, बहुत सारे वेक्टर इसमें हो सकता है, तो सबका इनिशियल पॉइंट क्या है, एक ही है, सब एक ही जगह पे मिलता है, उसके इनिशियल पॉइंट की जगह पे मिलता है। सबका जो टेल है, इसको पूंछ कहते हैं हिंदी में, वो एक ही जगह पे है। तो ये सब वेक्टर्स क्या कहलाएंगे, आपके को इनिशियल कहलाएंगे, सहपूंछ सदिश कहलाएंगे, राइट। सो ये आपका हो गया को इनिशियल वेक्टर्स, क्लियर। तो अब यहाँ पे देखते हैं कुछ और प्रकार के वेक्टर्स को, ताकि कंडीशन आपको समझ में आ जाए। चलिए, एक आता है कोप्लेनर वेक्टर। देखिए छोटा छोटा बात है, और एक कोप्लेनर क्या लिखा, COPL, ठीक है, प्लेनर वेक्टर्स। इसका तो सिंपल से बात है, इसका एक डिफिनेशन है कि वेक्टर्स लाइज
इन द सेम प्लेन, सेम प्लेन मतलब बहुत सारे वेक्टर्स हैं जो सेम प्लेन में रहते हैं। जैसे मान के चलिए कि अगर कोई एक्स वाई प्लेन है, एक्स वाई प्लेन है, ठीक है ना, इसमें क्या है, इसी प्लेन में ए भी रहता है, बी भी है और सी भी है, तो हम बोलेंगे क्या कि ये आपके कोप्लेनर वेक्टर्स हैं। समझ रहे ना, कोई एक ही प्लेन में, एक से प्लेन में ए भी रहता है, बी भी रह रहा है, सी भी रह रहा है, तो नो टेंशन नहीं होनी चाहिए, ऐसा रहेगा तो कोप्लेनर वेक्टर कहलाएगा, राइट। लाइक वेक्टर्स, लाइक वेक्टर्स क्या होते हैं? देखिए इसमें क्या है ना कि इसका सिंपल सा जो फैक्ट है उसको समझिए। लाइक वेक्टर का मतलब क्या है? इसका मतलब है कोलिनियर वेक्टर का हो तो इसी को बोलते हैं कोलिनियर वेक्टर्स, हो कोलिनियर या पैरेलल वेक्टर्स। कोलिनियर वेक्टर हो या पैरेलल वेक्टर्स हो, जो क्या हो, डायरेक्शन सेम हो, सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन में हो। ये सब समझने वाली बात है। नोट क्या बोलते हैं, कोड तरीका है बताने का हमको। डायरेक्शन सेम डायरेक्शन में रहेगा तो क्या होगा, वो लाइक वेक्टर का रहेगा। जैसे मान के चलिए कि ये पैरेलल वेक्टर है, ए बी भी पैरेलल है, ए भी हो गया बी भी हो गया, तो ये पैरेलल है और सेम डायरेक्शन में है तो क्या हो जाएगा आपका ये कोलिनियर ये लाइक वेक्टर कहलाएगा। पैरेलल वेक्टर है, सेम डायरेक्शन में है तो क्या हो गया, लाइक वेक्टर कहलाएगा, राइट। चलिए अब एक आता है अनलाइक वेक्टर। क्या आता है? अनलाइक वेक्टर। अनलाइक वेक्टर इसमें क्या है कि ए भी क्या हो, ये भी वही चीज़ कोड तरीका से सुनिए कि ए भी क्या है, कोलिनियर हो, एक ही लाइन पे हो, या पैरेलल हो, कोलिनियर हो या पैरेलल हो, बट डायरेक्शन क्या हो, अपोजिट होना चाहिए, अपोजिट डायरेक्शन। क्लियर? जैसे मान के चलिए ये है पैरेलल तो है बट अपोजिट है, वेक्टर ए हो गया, वेक्टर बी हो गया, पैरेलल है लेकिन अपोजिट है, दीज आर कॉल्ड अनलाइक वेक्टर। तो यही बात है, क्लियर? ये सब कुछ वेक्टर्स के मतलब टाइप्स हुए, बट एक वेक्टर ऐसा है जिस पे सारी कहानी बनती है वेक्टर्स के, सब कुछ क्लियर होता है, राइट। तो वो वेक्टर का नाम है पोजीशन वेक्टर, उसी से कहानी वेक्टर की शुरू होती है, पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर्स, क्लियर। पोजीशन वेक्टर क्या है, स्थिति सदिश कहते हैं इसे। इसका क्लास हम लोग अगले मतलब क्लास में देखेंगे, इसका कॉन्सेप्ट अगले क्लास में देखेंगे हम लोग। जितने भी चीज़ हम पढ़ाए हैं सबका एक प्यारा सा साफ सुथरा नोट्स बनाइएगा, ठीक है। और उसके बाद सब कुछ जो बताए हैं डेफिनीशन, उसको याद रखने का, समझने का प्रयास कीजिएगा। फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग हम आपको बताएंगे, हम लोग पढ़ेंगे उस क्लास में पोजीशन वेक्टर के बारे में, और पूरा बेसिक से हाई लेवल तक।